तुमने मुझे बता दिया। गुड गर्ल। कभी कभी हिसाब किताब में लापरवाही हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये 2000 रुपये और कटे, बाकी बचे हाँ 4800। हाँ हिसाब देखना ही मिली। नहीं मैडम, ठीक है। ये तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह है, पूरे 4800। लो गिन। नहीं मैडम, ठीक है। नहीं नहीं, रुपए पैसों का मामला है, गिन लो गिनो। मैडम ये तो 23 नोट है। हैं? तुमने एक नोट कहीं गिरा दिया होगा, देखो यही होगा कहीं। नहीं मैडम, मैंने नहीं गिराया, सच। अबे मेज पर तो है, और मैंने तुम्हें गिनकर 200 रुपए के 24 नोट दिए थे। देखो फर्श पर देखो भाई। नहीं मैडम, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब ढूंढने पर नहीं मिला तो अगले महीने इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी मैडम, थैंक यू मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। मिली, तुमने मुझे थैंक्स क्यों कहा? पैसों के लिए मैडम। पैसों के लिए? तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी की, तुम्हें बेवकूफ बना के तुम्हें लूटा। ये देखो इस कॉपी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, जो मन में आता गया कहती गई। तुम्हें 32,500 रुपए देने के बजाय मैंने तुम्हें सिर्फ 4,600 रुपए दिए, फिर भी तुम मेरी शुक्रगुजार हो, थैंक्स कह रही हो, क्यों? और जगह पर तो मेरे काम के बदले में कभी किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। तब तो उन्होंने तुम्हारे साथ मुझसे भी ज्यादा बेईमानी की। तो सिर्फ एक मजाक कर रही थी, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। तुम जरूरत से ज्यादा भोली और भरोसा करने वाली हो, और आजकल की दुनिया में ये बहुत खतरनाक है। लाओ वो रुपए मुझे वापस दो, लाओ। ये रही तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह, पूरे 32,500 रुपए। लो, ले लो। थैंक यू मैडम। मिली, तुम्हारे जैसा कमजोर भी हो सकता है बेजान। तुम अपने हक के लिए लड़ती क्यों नहीं, कुछ करती क्यों नहीं? इस जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? अच्छा, क्या सचमुच को इतना मासूम और छल कपट से परे हो सकता है? इतना मेरी साफ गोई के लिए माफ करना कोई इतना बुद्धू भी हो सकता है? हाँ मैडम, हो सकता है। अवसर ना झेल पाने वालों के लिए इस कहानी का एक और अंत हो सकता है। हो सकता है क्या है? बाहर चली गई। गांव में 2-2.5 बीघा जमीन से तो वक्त भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था, लेकिन गांव पहुंचने के 8वें दिन ही मिली करोड़ों की मालकिन बन गई। गांव में भूकंप आया, खेतों वाली जमीन फट गई और उसमें से निकले 50 सोने के घड़े सरकार को दे दिए गए, और सरकार ने बदले में मिली को करोड़पति बना दिया। मेरा इरादा है कि एक दिन ओरिजिनल कहानियों की 37 ओरिजिनल कहानियों की एक किताब लिखूंगा, जिसमें हर कहानी के अंत में बहार होगी। मुझे बहार बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर वही कि उम्मीदें अगर तारे होती तो सड़क पर पैदल चलने के लिए जगह ही नहीं होती। सिन्हा साहब के लिए चैलेंज बन जाती है। सच कहूं तो मैं अपनी कहानियों में इस कैरेक्टर के साथ कभी भी पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाया, तो बेहतर होता आप उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुने। सुमित सिन्हा।
महज एक सच्चाई है। उन हसीनाओं के नामों की लिस्ट दूं मैं आपको तो आप खुद ही जान जाएंगे। खैर, आप में से जो भी दोस्त इस रंगीन और संगीन खेल को खेलने का शौक रखते हैं, मेहरबानी करके नोट्स लेने के लिए पेन और कागज निकाल लीजिए। तो लिखिए। नहीं मैडम, आप क्यों निकाल दिए पेन और कागज? तो लिखिए, मेरे आजमाए हुए कामयाब नुस्खे। हाँ, वैसे अगर शादीशुदा औरतें अपने बचाव के लिए नुस्खे लिख लेना चाहें तो शौक से लिख ले, हालांकि कोई फायदा नहीं होने वाला अगर वो खुद ही मेरा अगला शिकार होने जा रही है तो दोस्तों, इस रंगीन खेल में कामयाबी के लिए आदमी में 3 खासियतें होनी बहुत जरूरी है। पहली, सब्र, पेशेंस। दूसरी, और सब्र। तीसरी, और सब्र। जिन दोस्तों में इंतजार करने की कुव्वत ना हो, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो घर पर बैठकर कद्दू काटें। कि दूसरों की बीवियों को फंसाना उनके बस का खेल नहीं है। तो किसी दूसरे की बीवी को फंसाने के लिए जितना हो सके उसकी बीवी से दूर रहना बहुत जरूरी है। अंडरलाइन, बहुत जरूरी है। उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, चाहे तो अनदेखा भी कर जाइए। अभी थोड़ी देर में आप इस खेल का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। जैसा कि अक्सर होता है, मैं इस हफ्ते भी किसी की मोहब्बत पे दीवाना हूं और ये सोचकर कि अभी थोड़ी देर में अपने पति के साथ इस पाथ से गुजरने वाली है, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही है, सांसें चढ़ने वाली हैं, मेरे वजूद का रोम रोम उसे बाहों में समेट लेने के लिए मचल रहा है। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? अब जरा गौर से देखिएगा, एक उस्ताद अपना एक खेल कैसे खेलता है। अरे सुमित, कहाँ हो भाई? दिखाई नहीं देते। अरे निखिल, कैसे हो यार? तुम तो अच्छे लग रहे हो। देखा आपने कैसे उसकी बीवी को एकदम अनदेखा कर दिया मैंने। तुम्हारी जरा नवाजी है यार। माफ करना, तुम मेरी बीवी रीटा से मिले? अरे हाँ, मिल तो चुकी हो कपूर साहब के डिनर पर। अरे तुम तो रीटा के पास ही बैठे थे। रीटा डालिए, मुझे नहीं पता वहाँ इस जादूगर ने तुमसे क्या कुछ कहा, लेकिन याद रखना बहुत ही चालू और गड़बड़ आदमी है ये। लेकिन कमाल का निशानेबाज, पिस्तौल और बंदूक के निशाने में एशियन चैंपियन। क्यों सुमित? फिजूल में तारीफ कर रहे हो यार। आपसे एक बार फिर मिलकर बहुत खुशी हुई। हम लोग तो ऐसी तरह सैर के लिए निकले थे, चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते थे। थैंक यू यार, अपने मुकद्दर में तो यहीं पर खड़े रहना लिखा है। जिंदगी में अभी एक नई मोहब्बत पे कदम रखा है और जब तक वो मेरी आंखों के सामने है, मैं यहां से हिल भी नहीं सकता। क्यों, कुछ ज्यादा हो गया? नहीं, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा। कमाल है यार, तुम हमेशा एक नई सरप्राइज लेकर आते हो। लगता है बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत से भी खूबसूरत, शानदार, लाजवाब। और तुम्हें जो भी लगेगा ठीक ही लगेगा। कुछ गड़बड़ है क्या? एनी प्रॉब्लम? उसका हस्बैंड, लगता है नाउमीदी ही हाथ आएगी। बकवास, मैं शर्त ला के कह सकता हूँ कि जीत तुम्हारी मोहब्बत की होगी। और सुमित, तुम जानते हो कि मैं हारी बाजी कभी नहीं खेलता। अच्छा दोस्त, चलो, गुड लक, बाय। चलेगा ना? बाय। तो देखा आपने खेल की बारीकियों की खूबसूरती या खूबसूरत बारीकियों का खेल। आपने देखा होगा हमारी आंखें, हमारी नजरें पूरी तरह मिली भी नहीं, हमारे बीच एक लफ्ज नहीं बोला गया, फिर भी वो मेरे बारे में कितना कुछ जान गई है। नंबर 1, मैं बहुत पॉपुलर हूं। नंबर 2, शादीशुदा नहीं हूं। नंबर 3, इश्क में मुब्तला हूं। और ये बात औरतों को अक्सर गुदगुदाती है।
नंबर 4, स्पोर्ट्स में यानी खिलाड़ी हूँ जिसकी बंदूक का निशाना कभी खाली नहीं जाता, और ये खासियत उसके पति में नहीं है। नंबर 5, औरतों के मामले में बहुत चालू। नंबर 6 और आखिरी बात ये कि वो औरत नहीं है जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं। अब यहां से ये खेल थोड़ा मुश्किल होना शुरू होता है। अगला कदम हिप्नोसिस, सम्मोहन, एक तरह का जादू, लेकिन जादूगर के सम्मोहन से एकदम अलग। जादूगर सम्मोहित करते हैं आंखों से, लेकिन यहां बातों के मीठे जहर की जरूरत है। लपलपाती जीभ का कमाल, जैसे जहरीला सांप अपने शिकार को डसने को तैयार। और रास्ता खुद उसके पति से बढ़कर और क्या रास्ता हो सकता है। तो देखिए कैसे अगले दिन मेरी मुलाकात उसके पति से क्लब में होती है। अरे सुमित, क्या हुआ यार? क्या सूरत बना रखी है? लगता है चक्कर गड़बड़ हो गया। मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या और निखिल में बर्बाद हो गया। उस दिन से उसकी एक झलक को भी तरस गया हूं जिस दिन तुम अपनी बीवी के साथ मुझे पार्क में मिले थे। भूख गई, नींद गई, कपड़े तब्दील होने लगे। तो निखिल, मैं अपनी जवानी ऐसी औरतों के पीछे क्यों बर्बाद कर रहा हूं जिन्हें मैं कभी अपना नहीं सकूंगा। और तुम कितने खुशकिस्मत हो यार। मैं? ऐसी कौन सी खुशकिस्मती देखी तुमने? तुम्हारी शादी निखिल, तुम्हारी बीवी। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? वो खूबसूरती, वो अंदाज, वो सलीका, और इस सबसे बढ़कर इसका तुम्हारी तरफ देखने का वो अंदाज। काश कोई एक बार उन निगाहों से उस तरह से मेरी ओर भी देखे। हौले से सहलाती हुई प्यार भरी निगाहें। तुम्हें तो अंदर ही अंदर कुछ होने लगता होगा ना। कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। एक सिरहन, अब ये मत कहना कि जब वो तुम्हारी तरफ देखती है तो तुम्हें सिरहन तक नहीं होती। हाँ, सिरहन तो होती है, लेकिन वो तो हर वक्त होती रहती है। तुम्हारे लिए एक आइडियल औरत है यार। तुम्हें मेरी तन्हाई का वास्ता दोस्त। खुश रहो कि किस्मत ने तुम्हें ऐसी बीवी दी। किस्मत तुम पर भी मेहरबान होगी दोस्त। बस उसी दिन का तो इंतजार है। चलता हूँ लेकिन नहीं तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए देर हो जाएगी। डॉक्टर? ओ गॉड, क्या हुआ तुम्हें? मालिक कोलिया, डिप्रेशन का अपनी बीवी से मिला ताल्लुक लेना, लेकिन जो बातचीत हमारे बीच में हुई उसका जिक्र मत करना। उसके नाजुक जज्बात में शायद अजीब लगे। ओके। आज वो सुमित मिल गया था। अरे हाँ, आज वो सुमित मिल गया था। कौन? सुमित सिन्हा, वो मेरा छंगड़ा दोस्त। उस दिन पार्क में मिले थे ना, हैंडसम सा, याद आया? ओहो, मुझे तो बहुत ही घटिया लगा। लेकिन वो जो तुम्हारे बारे में कहता है, एक बार जान लो तो तुम्हारी राय बदल जाएगी। मुझे ऐसे लफंगों के बारे में कोई बात नहीं करनी। लो, एक वो है जो तुम्हारी इतनी तारीफ करता रहता है। तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे सलीके और तुम्हारी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस्ड है। वो तो लगातार वही जो कुछ मैंने कहा। तुम तो कह रहे थे वो लगातार बातें किए जा रहा था। हाँ हाँ, ये जा रहा था। पर तुम तो रुक गए। अब बताना है तो पूरी बात बताओ, नहीं तो चलकर सो जाते। हाँ, वो कह रहा था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। वो भी कितना चाहता है कि मैं उसे भी वैसे ही देखे जैसे तुम मेरी तरफ देखती हो। उसे कैसे पता मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ? उस दिन पार्क में उसे मैं मेरी तरफ देखते हुए देखा होगा। सच, सारे बदन में एक सिरहन दौड़ गई। मेरे तुम्हारी तरफ देखने के अंदाज से? हाँ मेरी जान, हाँ। पर तुम तो उसकी तरफ
बातें कर रहे थे, इसीलिए मुझे नहीं रही कि तुमने देखा हो कि मैं तुम्हें कैसी देख रही हूँ। सच तो ये है कि मैं फूलों को देख रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सिरन तुम्हें किसी और वजह से हुई होगी, कोई मच्छर या मक्खी से। मुझे तो लगा था तुम्हें ये जानकर अच्छा ही लगेगा। इसमें क्या अच्छा लगना? अच्छा हो ये सब बातें तो खुद से मत किया करो। अब कब मिल रहे हो उससे? कल लंच पर। अच्छा हो लंच पर मेरे बारे में बातचीत न करो। फिर भी डिनर पर बताना अगर उसने कुछ कहा हो तो। ओके। कई मायने में। अरे हाँ लेकिन कल ना यार वो राम कुमार मिल गया था। राम कुमार? राम कुमार यार, वो आर्टिस्ट तो पेंटर यार। पेंटर राम कुमार? हाँ, उसे वो युगांडा की गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कहने लगा उसे एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जिसका चेहरा हिंदुस्तानी खूबसूरती का मुजस्सिम नमूना, ए टिपिकल इंडियन ब्यूटी। तो मैंने कहा मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ, लेकिन मैं सीधे उससे इस बारे में बात नहीं कर सकता। तुम पूछ कर देखो ना। किससे? अरे अपनी बीवी से। किस बारे में? सिर्फ पेंटिंग के लिए यार, मॉडलिंग के लिए। कितना खूबसूरत चेहरा, कितने शर्म की बात होगी कि इतना खूबसूरत चेहरा सारी दुनिया में अमर होने का मौका देगा। सारी दुनिया में? हाँ हाँ समझा। तो बात करके देखो ना। हाँ मैं बात करता हूँ। मेरा ख्याल है बेवकूफी। वैसे कैसे कहा था उसने? क्या सचमुच टिपिकल इंडियन ब्यूटी कहा था? हाँ बिल्कुल। और क्या बहुत ही शर्म की बात होगी कि इतना खूबसूरत चेहरा सारी दुनिया में अमर होने का मौका खो देगा। ये कुछ कहा था उसने। इस आदमी को अपनी आवाज कितनी अच्छी लगती होगी, बोलते जाता है। यही कुछ कहा था या और भी कुछ कहा था उसने? इतना खूबसूरत चेहरा लगता है कई बार कहा उसने। कितनी बार? कितनी बार डाली ठीक से याद नहीं आ रहा। क्या फर्क पड़ता है? पर आइंदा अच्छा हो, याद रखने के लिए कहीं नोट कर दिया करो। ओके। तो ये खुराक हम 2 से 3 हफ्ते तक देते रहते हैं और शादीशुदा जिंदगी के बंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते हैं। कमजोर, कमजोर और कमजोर। किस चेहरे से लगता है? औरत? किसी का नाम नहीं लिया उसने? नहीं नहीं, नाम कहीं नहीं लेता है। मैं जानता हूँ उसे। उसके नाम, उसकी इज्जत के लिए अपनी जान तक दे देगा। लेकिन फिर भी जब देखो तुम्हारे बारे में बात करते रहता है बेचारा। मुझे तरस आता है इस पर। खैर, इससे हमारा क्या लेना देना? निखिल, तुमने उससे कल डिनर के लिए पूछा था? हाँ वो बिजी है। तो परसों? बिजी? अरे अगले हफ्ते, अगले महीने कब? ये आदमी खाना नहीं खाता क्या? वो कहता है वो एक बहुत ही जरूरी काम में फंसा हुआ है। अब वो शायद हमें महीनों बाद मिले। लेकिन उसने ये जरूर कहा कि किस्मत से और सब्र से एक दिन खुशियां उसे भी नसीब होगी। और हाँ, उसे लगता है कि तुम्हें थिएटर में काम करना चाहिए। थिएटर में? मैं और स्टेज पर? क्यों? अब देखो वो कह रहा था एक मिनट, मैं कहीं कहने में उल्टा सीधा ना कह जाऊं इसलिए। वो कह रहा था इतनी समझदार, ज़हीन और खूबसूरत हस्ती का सिर्फ घरेलू बने रहना पाप है। हो डियर, ऐसा कहा उसने? हाँ, और कि आम किस्म की चीजों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए ऐसी औरत के लिए। बस करो निखिल। इस तरह की हस्तियां वक्त और जगहों की हदों में नहीं बननी चाहिए। प्लीज निखिल, बस करो। फिर कहने लगा अगर मैं इतना बिजी ना होता तो उसे तुमसे लेकर कहीं चला जाता।
ऐसा कहा उसने? हाँ देखो, यहाँ लिखा है। तो तुमने क्या कहा? लेकिन ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। तुमने क्या कहा? तो मैंने कहा ले जाओ, मैं उसके लिए तुमसे जंग नहीं लड़ूंगा। आपसे तो मुझे लेकर उससे कोई बात नहीं करनी। मेरा नाम भी मत लेना उसके सामने। मैं कहाँ लेता हूँ डार्लिंग, ये तो वही है जो बार बार तुम्हारी बात बीच में ले आता है। वो दरअसल ये कह रहा था कि मैं बेवकूफ जाहिल हूँ, तो मैं समझता ही नहीं। ऊपर से उसने मुझे डांटा भी कि वो औरत दुनिया की सारी औरतों से कितनी अलग है, कितनी मजबूत, उसे बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए। अगर मैं नॉवलिस्ट होता तो उस पर एक नॉवेल लिखता इंग्लिश में, नाम देता उसको पैशनेट एंजल। पैशनेट एंजल? बताइए। हाँ, तो रीटा मुझसे मिलने को तड़प रही है। नोटबुक में से पढ़े गए मेरे अल्फाज गीत बन के उसके दिल में उतरते जाते हैं। मीठा जहर अपना काम कर रहा है और मुझे जरा भी फिक्र नहीं, क्योंकि औरतों को फंसाने के इस खेल में रहम के लिए जरा भी गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, अपने तरकश का आखिरी तीर मैं कितनी खूबसूरती के साथ निशाने पर लगाता हूं। कमजोर दिल वालों से कहूंगा कि वो मुंह फिरा ले। लेकिन उसने बिल्कुल यही कुछ कहा और मुझे कसम भी दिलाई थी कि तुमसे कुछ ना कहूं। उसने कहा, हाँ, उसने कहा कि उसे पता है कि तुम्हारा नरम और हमदर्द दिल दूसरे को तुम झेल नहीं पाएगा। वो दुखी है? उससे भी ज्यादा। उसके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं, चलती फिरती जिंदा लाश है वो। क्यों? क्या हुआ? अकेलापन। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं जो समझे। लेकिन क्या उसे पता नहीं कि मैं हाँ उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं? क्या उसे नहीं मालूम कि मैं हाँ कितनी कदर करती हूँ उसकी, कितनी बातें करते हैं उसके बारे में रोज? क्या उसे जरा भी एहसास नहीं कि मैं उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसके पास मैं और तुम, हम दोनों? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, फिर उसे घर पर भी डिनर के लिए आने को कहा, लेकिन वो बोला कि वो अपना वो अभी किसी को नहीं दिखा सकता। उसी पार्क में रात को चक्कर काटता रहता है जहां मुझसे मिले थे। कितने बजे? 8 या 10 के बीच। अरे हाँ, याद आया, कल हमें महेश्वरी ने डिनर के लिए बुलाया है, तो 8 बजे ठीक रहेगा ना? नहीं, कल तो मुझे कृष्णा आंटी के यहाँ जाना है ना, बहुत बीमार है वो। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ रहूंगी। अच्छा, ओके। अपनी जीत की मुबारकबाद मैं अपने दोस्त और हमदर्द निखिल के साथ बांटना चाहूंगा। उसने इतनी तेजी से रीटा को मेरे लिए फंसाया कि तेज से तेज कार में भी उसे मुझ तक आने में देरी महसूस हो रही होगी। वो देखिए, वो आ रही है। अब आखिरी सीन। मैं जानता हूं आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मुंह फिरा लेने के लिए कहूं, क्योंकि ये कुछ पल बहुत ही प्राइवेट है। और आप जैसे कि सब जानते हैं, मैं एक शरीफ आदमी हूं। आओ मेरी जान, आओ। आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ सुमित, आज हफ्तों हो गए साथ में चलते हुए। तुमने कितनी चालाकी से मेरे ही पति को मेरी प्यास जगाने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ सुमित, मैं कबूल करती हूँ, पिछले कितने सालों से ये प्यास कहीं दबी पड़ी थी। तुमने वो सारी इच्छाएं और जरूरतें जगा दी जिनका मुझे कभी सपने में भी एहसास नहीं था। मैं हार गई सुमित, मैंने घुटने टेक दिए। सुमित, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसमें न तो वो शिद्दत है, न वो गर्मी, और न ही वो रोमांस। हमारी शादी एक आम शादी, समतल और आरामदेह, और निखिल के फर्ज से बने वही पूरे प्यार के साथ मैं खुशी नहीं। मैं ये समझकर तुम्हारे पास आई हूँ कि अगर एक बार तुमने मुझे अपनी बाहों में ले लिया तो मेरी और निखिल की शादीशुदा जिंदगी
हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। अपनी इच्छाओं और खुद गर्जी के साथ मैं सही चुनाव भी नहीं कर पाऊंगी। ये चुनाव मैंने तुम्हारी ताकत पर छोड़ा सुमित, मर्जी बस तुम्हारी है। तुम जो भी चुनोगे वो मुझे दुख भी देगा और एक पूरा पल भी। बस मुझसे खिलौने की तरह मत खेलना। हालांकि ये चाहते हुए भी मैं तुम्हें ना नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी उसमें जो चाहो सो करो। ये जिस्म चाहिए बाहर फैला दो और मैं समझ जाऊंगी। अगर प्यार करते हो सचमुच तो मुंह फिरा दो और मैं चली जाऊंगी। फिर न कभी मैं तुम्हें देखूंगी, न मिलूंगी, न बात करूंगी। ये जिंदगी, ये प्यार, ये चुनाव, ये सब तुम्हारा है सुमित। तुम ही तय कर दो। सुमित, जिंदगी तुम्हें वो सारी खुशियां दे जो अभी अभी तुमने मुझे दी। अकेली और कुमारी लड़कियों की तरफ ध्यान देने लगा। एक दिन एक सही लड़की उसे मिल गई और इस चिरंतन कुमारे आदमी ने आखिरकार शादी कर ली। आज सुमित सिन्हा एक सुखी आदमी है, हमेशा खुश रहता है, सिवाय उन मौकों के कि जब कोई खूबसूरत नौजवान आकर उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी कितनी हसीन और दिलकश है। हर मिजाज की होती है, तो सोचता हूं कि मिजाज बदला जाए, एक अलग किस्म की कहानी पेश की जाए, एक अलग शख्स की कहानी। पत्तियों की सरसराहट सारे बदन में एक ताजगी भर देती है। सब दुकानें बंद हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट भी बंद, यानी एकदम सन्नाटा। दिमाग किसी भी किस्म के ख्याल से खाली है, एक फ्लॉप नाटक के थिएटर की तरह बिल्कुल खाली। शो करेंगे भी तो किसके लिए? लेकिन नहीं, तभी एक दर्शक टिकट लेकर थिएटर के अंदर घुसाता है, एक ख्याल की तरह, एक बुरे ख्याल की तरह। बुरा ही नहीं, बहुत ही बुरा, क्योंकि उसने ये नाटक पहले भी देखा होगा। घबराने की बात नहीं है, यह ख्याल ज्यादा देर नहीं बैठ सकेगा, अभी जरा देर में उठकर चला जाएगा। चलो घर चलकर थोड़ा सो जाओ, शायद तब तक कोई नया ख्याल आ जाए दिमाग में। कौन है? सामने आओ। मुंडी लेफ्ट में घुमाओ ना। गुड इवनिंग बॉस। एल्बर्ट डिकोस्टा हियर। अपन थिंकिंग कर रहा था, अगर तुम्हारे को मूड होएगा तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट के वास्ते, दिल बहलाने के वास्ते अपन कुछ कर लेगा। जी, मैं तुम्हें ऐसा आदमी दिखाई देता हूँ? शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। ओ जीसस, अरे अपन को ऐसा उल्टे लफड़े वाला आइटम नहीं है बॉस। अरे अपन का मर्दाना मैनली फेस देखो, क्या अपन वैसा टाइप वाला लगता है? हाय डियर। नहीं नहीं, आप तो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लगते हैं। थैंक यू। जाओ भागो यहाँ से, किसी और को फांस लो। अपन चैलेंज के साथ बोल सकते बॉस, तुमने लाइफ में ऐसा देखा ही नहीं होगा, और ना ही मैं कोई आइटम देखना चाहता हूँ। समुद्र में डूबता हुआ आदमी भी नहीं। क्या? यस बॉस, समुद्र के खारे पानी के ऊपर फूलेला फेफड़ों वाला डूबेला मरेला आदमी। बोलो बॉस, क्या देगा देखने का? मैं दूंगा, वो ये मुझे दे तो भी मैं किसी डूबते हुए आदमी को देखने के लिए तैयार नहीं। और देखो क्यों? पागल लगता है तो भागो यहाँ से। खाली 300 रुपया बॉस, ओनली 300 bucks।
पानी में जंप करने के पहले उसको जिंदा देखेगा, डूबने के पहले तड़पता देखेगा, और एंड में फुल तो डूबेला मरेला आदमी। क्या बकवास कर रहे हो? वो आदमी भी जिंदा है, मरा नहीं। माइंड से मिस्टेक समझा बॉस, वो आदमी खाली जिंदा ही नहीं, फुल तो तंदुरुस्त भी है, लाइफ बॉय वाला, और तुम्हारा सामने खड़ेला है। यस बॉस, अपन ही वो डूब कर मरने वाला आदमी है। यानी तुम 300 रुपए के लिए डूब के मर जाने वाले हो और इस खुदकुशी की कीमत मुझसे वसूल रहे हो? पागल। बॉस माइंड से मिस्टेक समझा, अपन रियल में थोड़ी डूबेगा, बल्कि उसका खेल दिखाएगा, खेल। अपन बस का माफिक ये ठंडा पानी में जंप करेगा, डूबने का नहीं, इसके वास्ते हाथ और तंगड़ी फास्ट फास्ट मारेगा। हाथ और तंगड़ी का दम थकेला हो जाएगा तो चिल्लाएगा मदद के लिए, बचाओ बचाओ, अपन डूब रहे हैं। और फिर अपन पानी के अंदर, और पानी अपन का अंदर, और फिर पानी के बुलबुले, बबल्स, और एंड में पानी के ऊपर के लेवल में दिख रहा होगा बोलेला लाश का मुंडी। डर के मारे तुम्हारा हवा टाइट हो जाएगा बॉस। वर्ल्ड के किसी भी हॉरर फिल्म से जाके डराना ये खेल खाली 300 रुपए में स्पेशल शो, खाली तुम्हारा हफ्ते, और ग्रुप का रेट अलग होता है, पहले ही बोल देते हैं। शो बस 2 मिनट में चालू होगा, निकालो पैसा, पैसा फेंको तमाशा देखो बॉस, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या कर रहा हूं मैं? एक डूबते हुए आदमी को देखने की फीस? लगता है बॉस तुम्हारा माइंड ने वापस मिस्टेक ट्रैक पकड़ लिया। अरे ये खेल कोई बड़े थिएटर में चलने वाला आलतू फालतू ड्रामा जैसा नहीं है, ये बहुत ऊंचे लेवल वाला खेल है जिसमें आज का सोसाइटी का असली तस्वीर दिखता है। ये नाटक नकी है, पर वो क्या बोलता है, रुलाने टाइप वाला ट्रेजेडी ड्रामा नहीं है। इसका कॉमेडी खाली हंसाता नहीं है, सोई का माफक माइंड को टोसता है, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। माइंड को टोसता, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, कॉमेडी क्या है इसमें? कॉमेडी है बॉस, मेरा ऐसा गालों का है ना, बलून का माफक फूल जाना, आंखों का सटक के बाहर आना, ढप्पर गोटी मारे बड़ा कांचा का माफिक, और फिर मदद के लिए पतली चीख, जैसे कटने से पहले सुअर चीखता है। बॉस बॉस इस एरिया में ये डेयरिंग वाला काम अपन के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस साल सीजन मस्त रहा बॉस, सब जोशफुल। तो तुम्हारा शो बुक कर डालेगा ना? शो झटपट डिसाइड करो बॉस, नहीं तो थोड़ा टाइम में ये 5 स्टार होटल वाले हैं ना अपना कचरा पानी में डालेगा। पानी कितना गंदा हो जाएगा बॉस, गंदे पानी में अपन कैसे जंप करेंगे? अपन का भी कुछ इज्जत है ना। हाड़ में जाए तुम्हारी इज्जत। एक मरते हुए आदमी की एक्टिंग करके जिंदा रहने में कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती तुम्हें? अपन का मजबूरियों का तुम्हारे को आइडिया नहीं है बॉस, और क्या बोलने का। एनीवे जाने दो। देखो भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। थोड़ा थिंक करो बॉस, अपन का काम कितना साफ सुथरा है। वो कोयला का खान में काम करने वाले को देखा होगा कभी? हाथ, तंगड़ी, थोबड़ा, नाक, कान, दांत सब में कोयला और गंदगी, छी 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 छी। और एक नाई के बारे में क्या बोलने का, बार बार दिन भर पब्लिक लोगों का कटेला बाल हाथ में चिपकेला रहता है, छी 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 फू फू। और एक डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम में किधर हाथ डालता है, खून और मवाद। और दूसरे साइड में अपन का काम देखो बॉस, पानी गीला होता है, पानी साफ होता है। पानी बॉडी का तो क्या, आत्मा का भी शुद्धिफिकेशन कर डालता है। समुद्र के इस साइड में काम करने के बाद अपन को घर जाके नहाना भी नहीं पड़ता। लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपन वर्क फ्रॉम बाथरूम। 9 बजे तक इधर का पानी साफ रहता है। वो जूह चौपाटी का मैटर अलग है, उधर अपन कभी नहीं पूछते, गॉड फॉरबिड। गॉड, कहां फंस गया हूं मैं? टैक्सी टैक्सी।
रिग्रेट करेगा बॉस, पछताएगा। तुम अपना लाइफ से कंटाल के मरे हाल में एक दिन नक्की वापस इधर ही आएगा कि कमाल का डूबकर मरता हुआ आदमी देख सको। लेकिन तब तक अपन इधर से जा चुके ना आएगा। ये अपन का लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक अपन वापस अपना नेटिव गांव मापसा इन गोवा। अभी बुलाता हूँ पुलिस वाले को, अभी कराता हूँ तुम्हें गिरफ्तार। पुलिस पुलिस! जा रहे हैं बहुत जा रहे हैं। आजकल इस प्रोफेशन की इज्जत ही नहीं रहेगी सारी। काय झालं? क्या क्या चल मराठी ना वाटत म्हणजे क्या हुआ? वहां उस दीवार के पीछे एक आदमी छिप गया है, कब से मेरे पीछे पड़ा है, लगता है पागल है। अरे ये टाइम में ना बहुत बदमाश लोग इधर फिरता है। पण तो शरीफ आदमी दिखता है साहब। तुम इधर काय को फिरता है? ओह, समझलं। ए साहब, बोलो मांगता है ना, उसके लिए उधर जाओ उधर। क्या कह रहे हैं आप? ए माकड तोंड्याचा, लोक कोणाला दाखवतोय? अंदर कर देगा। देखिए तमीज से बात कीजिए आप। तमीज? चाइना बघा तमीज। कौन है तू? हाँ, मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है? बहुत देखा मैं तेरे ऐसा। चल उठ। मैं लेखक हूँ, राइटर। कर मतलब तू और मैं लिखता है पत्रकार। साहब सॉरी साहब प्रॉमिस करा साहब, अपन के बारे में कुछ नहीं लिखेगा साहब। तुमने अपन को नहीं देखा, अपन ने तुमको नहीं देखा है? तुमको अपन का नाम बनने वाला, अपन का पुलिस स्टेशन पीडी नंबर कुछ नहीं जानता साहब। प्लीज साहब प्रॉमिस करा प्रॉमिस करा। हाँ प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन पहले जाकर उस आदमी को पकड़ो जो कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि उसे डूबकर मरता हुआ देखने के लिए मैं उसे 300 रुपए दूं। सोच सकते हैं आप? कितने? 300? हो साहब सोच सकता है साहब? 300 रुपये कैसे देगा? क्या? राइटर लोग के पास पैसे ही किधर होता है? पण साहब अजब भांडी है, आप सही बोलते हैं। 300 रुपये मांगा? हाँ 300 रुपया। कमाल है हर आदमी और साहब। अरे 100 रुपए के काम का 300 रुपया? 300 रुपए में ना एकदम सुपर क्लास डूबकर मरना देख सकता है साहब। देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अरे समझा साहब समझा। आप ना ओ खंबे का पास जाओ, उधर दो भाई मुंडू टुंडू, दोनों को 50-50 रुपया देने का, दोनों मस्त पानी में डूब के मर जाएंगे। अरे ये आदमी सारा भंकस होता है, बताओ करने का। पैसे की कीमत अपन को पूछो। सवाल पैसे का नहीं है। फिर वही, अरे फक्त 50 रुपया सा। तुमको मालूम उस दिन 14 आदमी पूरा बोट डूबा जा पानी में 100 रुपया के लिए। कभी तो 200 रुपए के लिए पूरा गांव कूद जा पानी में। पर आपके लिए फिक्स रेट साहब, ओनली 50 रुपीज, उससे एक पैसा जास्ती नहीं। अभी आपकी जगह अपन होएगा ना 40 रुपया में एकदम फर्स्ट क्लास मौत देखेगा। और आप साहब 50 रुपए से एक पैसे जास्ती नहीं। क्या है कि राइटर लोग का भी इज्जत होना मानता ही नहीं। हाँ ए लाडू भी पावडे थांबव द्या साहब, आम्हाला जायचं आहे। मला ऐकून घ्या साहब, 50 रुपया साहब, 50 रुपया, उससे एक पैसा जास्ती नहीं। ए रुक रे। आ गया वो दिन, आ गया जब ये सारी दुनिया पागल होकर खत्म हो जाएगी। हवलदार गया बॉस, तुमने उसको क्या चुगली, क्या बताया बॉस? बताया सब कुछ सच कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन अफसोस उसका दिमाग तुमसे भी ज्यादा खराब था। बहुत मेहरबानी बॉस, तुमने अपन को उससे बचा लिया। इसके वास्ते अपन रेट कम कर डालते हैं, 250 रुपये, 50 रुपीज का डिस्काउंट। 250 रुपए? यस बॉस। बेईमान, बदमाश, टोटे, 50 रुपए से पैसा ज्यादा नहीं दूंगा तुझे। 50 रुपए? 50 रुपए डूब कर मरने के वास्ते? इसमें अपन को क्या बचेगा बॉस?
₹20 तो तौले का लग जाएगा और ₹30 उस को-वर्कर कलीग को देना पड़ेगा जो अपन को पानी में से बाहर निकालेगा। अपन को क्या बचा? अंडा जिसका ऑमलेट भी नहीं बनेगा। इससे तो अच्छा है कि अपन पानी के अंदर ही रहने का। ₹50 लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। ऐसा कंजूस लाइफ में नहीं लेना। हाँ ठीक है, लाओ दो बॉस, क्या करेगा। जीसस, अपन का बच्चा लोगों को एक काम में मत डालना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अब बताओ कहाँ खड़ा हो जाओ? इधर इधर खड़ा नहीं बैठा, इधर से तुमको मस्त बैठ के सब कुछ दिखेगा। यहाँ तो काफी अंधेरा, यहाँ से कुछ दिखाई भी देगा? और इस अंधेरे के वास्ते ही तो एक खेल और डरावना लगता है। एनीवे, असली खेल तो लास्ट 10 सेकंड का होता है। हाँ तो अपन चला बॉस। और बॉस अपन एक बात बताना भूल ही गया। अपन जब पानी में से बाहर मुंडी निकाल के तीसरी बार बोलेगा ना, बचा बचा अपन पानी में डूब रहे हैं वगैरह, तो तुम जोर से चिल्लाना, गांधी बापू, गांधी बापू। बापू अरे वही अपना कलीग है, को-वर्कर, जो भागकर आएगा, कूदेगा और अपन को पानी में से बचा के बाहर निकालेगा। अपन को तैरना नहीं आता है ना? क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? तुम्हारा मतलब है तुम बिना तैरना जाने पानी में डूबने जा रहे हो? इसी वास्ते तो बॉस ये खेल और मजा आता है। खैर इन्हें गांधी बाबू उधर आंटी का आशा में बैठ के दारू पी रहे हैं। नाम याद रखना बॉस। अपन चलते हैं। बॉस ये खेल तुमको बहुत मजा आएगा। तुम्हारा फ्रेंड ना हो तो बताना, ये सोशल मीडिया में डाल देना बॉस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब में। तो अपन जा रहे हैं। गोइंग गोइंग, जंपिंग जंपिंग, गो। अच्छा बार मत करो, टाइम नहीं है मेरे पास। कूद कर दिखाओ। अच्छा सुनते हो, अब बस करो, निकल आओ। कहाँ गया तुम? ये तीसरी बारी था ना? क्या नाम बताया उसका फिर? सवेरे शेव करने में तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। नाम किसने भाई? चेहरे की। अब चावल ऐसे धीरे धीरे प्लीज है। हाँ एक औरत खड़ी है, उसकी बात हमारे पल्ले तो पड़ी नहीं साहब। बस मैनेजर साहब से मिलने को पड़ी। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसे जाकर कह देता हूँ। नहीं शर्मा, नहीं, ये बैंक का काम एक छोटी मोटी बीमारियों से कहीं ज्यादा जरूरी है। भेजिए। हाँ लेकिन शर्मा जरा धीरे धीरे प्लीज है, धीरे। अरे जाओ यार। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, कुछ नहीं पा रहा हूँ।
तशरीफ रखिए। बैठ जाइए। अब कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? आप ही मेरी मदद कर सकते हो साहब। भगवान जानता है आप ही। तकलीफ का कोई मतलब नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर धीरे धीरे आराम से बात की जाए तो हर समस्या सॉल्व हो सकती है। अब बताइए क्या हुआ है? साहब मेरा पति बर्बादी कॉलेज में नौकरी करता था। आज 5 महीनों से बीमार पड़ा। दर्द और तकलीफों से भरे 5 महीने। ओहो, बीमारी की तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, पर उन्हें क्या हुआ है? बदन की नसों में कुछ गड़बड़ हो गई। जरा सा भी छुए ना तो जोर से चिपकने लगता है। ऐसे भगवान जाने ये बीमारी कब और कैसे लगी उसे। लेकिन प्लीज अगर आप बताते हुए करके ना दिखाएं तो बेहतर होगा। आप बताइए ये बेचारा बिस्तर में और वो आप फिर से तो चीखने वाली नहीं है ना? अरे साहब कोई बेवजह तो नहीं चीखूंगी। मैं पागल लगती हूँ क्या? जब ये बेचारा 5 महीने बिस्तर में पड़ा था तो इसे नौकरी से निकाल दिया गया बेवजह। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमारे बैंक से इसका क्या ताल्लुक? आप क्या जानते साहब उसकी बीमारी के ये दिन मैंने कैसे गुजारे? सुबह से शाम तक उसकी दवा दारू घड़ी से बच्चों को देखा, कुत्ते बिल्ली बकरी को खाना दे, ऊपर से मेरी बहन का तोता बीमार। तोता बीमार मेरी बहन दौड़ पड़ते। 1 महीना हो गया साहब उसकी हालत बाद से बदतर होती जा रही है। अच्छा, खैर हमारे बैंक से इसका मुझे उसका घर बार और बच्चे भी संभालने पड़े। उसके कुत्ते बिल्ली बकरी को खाना देना पड़ा। फिर एक दिन उसके तोते ने मेरे बच्चे को काट दिया तो मेरी बिल्ली उसका तोता तो मेरी बेटी ना जिसका एक हाथ टूटा हुआ है उसने मेरी बहन की बिल्ली को पानी में डुबो दिया। अब मेरी बहन अपनी बिल्ली के बदले मेरी बकरी मांग रही है। कहती है ये तो मेरी बिल्ली को पानी में डुबो देगी या फिर मेरी बेटी का दूसरा आदमी तोड़ देगी। ओहो, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत तकलीफों में पड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमारे बैंक से इसका क्या ताल्लुक? मैं चाहती हूँ अपने पति का 10,400। जब मैं अपने पति की तनख्वाह लेने गई तो उन्होंने उसमें से 10,400 रुपए काट दिए। किस लिए? पूछिए ना किस लिए? इसलिए बोले उसने एम्प्लॉइज फंड से उधार दे रखा है। हो ही नहीं सकता उसके हाथ ये एक बैंक है, बैंक। लोग रुपया जमा कराते हैं। 10,400 ये रुपया कंपनी का है। आप समझ नहीं है ना क्या कह रहा हूँ मैं? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो आप मुझे ये समझा रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कोशिश तो कीजिए, पर लगता नहीं कि कोई फायदा होगा। यानी आपको ये विश्वास नहीं कि मेरे पति बीमार है। ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये रहा सबूत है। अभी कोई शक? नहीं, मुझे तो शुरू से विश्वास था। आपने इसे देखा था? इसे देखिए तो सही। जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपके पति किस तरह के बीमार होंगे। ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट सारे का मतलब ही क्या जिसे कोई देख नहीं? देखिए ऐसे। अब देखिए लिखा है कि आपके पति बीमार हैं। आपकी सारी शिकायतें भी सही हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप गलत जगह चली आई हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने तो आपको बात का पक्का आदमी समझा था, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। तो जब आपने कहा कि आपने मेडिकल सर्टिफिकेट पढ़ लिया, हो ही नहीं सकता। ये जाने बगैर कि मेरे पति को बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया, आपने उसकी बीमारी के बारे में जाना कैसे? मेरे कमजोर और होशियारी होने का फायदा मत उठाइए। बस एक बार ये मेडिकल सर्टिफिकेट पढ़ लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। पढ़ तो चुका हूँ। पढ़ी हुई चीज को बार बार पढ़ने में
धीरे धीरे पढ़ पाऊं। तो समझा नहीं रहा ऐसा अरे समझ लिया है मैंने, डूब गया उसमें। चाहे मेरे इम्तिहान ले ले, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? हमारे बैंक से इसका क्या लेना देना? वो ऐसा पढ़ा जब उसकी बीमारी के बारे में लिखा है उसे फिर से पढ़ी, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। कौन सा? हाँ, लिखा है क्या? आपके पति को नर्वस डिसऑर्डर हो गया है। हे भगवान, कितने दुख की बात है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप गलत जगह चली आई है। अब आप मेहरबानी कीजिए और जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैंने आपको कोई तकलीफ दी हो तो मुझे माफ कर देखिए, पाँव मत पकड़िएगा, पाँव नहीं। अरे तुम्हारी गंजी खोपड़ी में क्यों नहीं आता कि बाहर कटवाने के लिए नाई के पास जाना चाहिए, कसाई के पास नहीं? बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाना चाहिए, कसाई के पास नहीं। क्यों जाएगा कोई कसाई के पास बाल कटवाने? तो आप हंस रहे मुझ पर? सुनो, अरे किस पर देगी सुविधा? शर्मा जी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अब भूख लगती है पर बेचारी कमजोर तुम। अरे तुम और तुम्हारी जैसी और 2-4 हो जाए तो सारे नारी आंदोलन खत्म। तुम जैसे औरतों की वजह से तुम्हारे पति जैसे लोगों की ये हालत हो गई है। तो मदद नहीं करेंगे? शर्मा, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। बदतमीज, बेवकूफ, बदसार, बदसूरत, बद। क्या सर? ये तो कुछ अगला अनाज मां को परवाह ही डाली। झांसी से भी प्रेम। सर, एक जी सुनाइए। आप मेरे कैबिन में चलिए। अरे कौन मार रहा है? मैं तो आपको सहारा दे रहा था। अरे तुम नीचे उठाई हो, मारो 2 थप्पड़। बिल्कुल लग जाएगा। वरना यहाँ से कभी नहीं जाएगी। उसे नहीं देखता हूँ, ऐसे मैं देखूंगा। मैं देखता हूँ उसे। बस करो माता, बस करो। शर्मा, इसे दे दो, जो चाहे वो दे दो, लेकिन इसे यहाँ से बाहर निकालो। दे दो शर्मा, मेरे अकाउंट से दे दो, लेकिन इसे यहाँ से बाहर निकालो। इसे निकालो। बहुत अच्छे साहब, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। चलो सारी बदुआ वापस है, नीरव को भी हाथ नहीं डाले, सारे आलू रकम बन जाए, सारा प्याज सोना, सब अरे निकालो यार। एक चीज और है, अभी शुक्रिया कि आप लोगों ने पहले ही दिन हमको मौके से बुलाया। बहुत मजा आया आपके यहाँ करके, परफॉर्म करके। बहुत सालों बाद, अरसे बाद हम शायद यहाँ रायपुर आए हैं। बहुत सारी यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा ग्रुप अंक जो दिनेश ठाकुर जी ने शुरू किया था 1976 में, अगले साल 50 साल पूरे करने जा रहे हैं। इस बात का पूरा क्रेडिट, सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। जिस तरह से आप लोग आते हैं, हमारे काम को सपोर्ट करते हैं, एक बार नहीं बार बार आते हैं, जब भी आते हैं बहुत दुआएं देते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल होपफुली हम एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेकर आएंगे। हमने हाल ही में एक नया प्रोडक्शन किया है, सीता बनवास।
आगा हसन कश्मीरी साहब का लिखा हुआ, वो आप लोगों को बहुत अपील करेगा। तो हो सकता है हम उस प्रोडक्शन को यहाँ लेकर आए। बहुत इच्छा है कि आपके सामने उसका हम परफॉर्मेंस करें। आज आप इस चीज़ से मैं आपका तारीफ करना चाहती हूँ। शंकर अय्यर, जावेद, अक्षांश सिंह, रवीश राठी, गौरव कुमार, सपना चौकीसा, अमन गुप्ता, लाइट्स पे शिवाजी शिंदे और साउंड एंड अक्षर। इस प्ले की निर्देशिका प्रीता माथुर था। Thank you very much and hope to see you all again soon. Good night.